नमस्कार। वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान, सरकार की पहली प्राथमिकता जरूरतमंदों को किफायती आवास उपलब्ध कराना। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का फैसला 8 दिन बाद भी न होने पर शरद पवार ने महायुति की आलोचना की। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया। कांग्रेस को 3 दिसंबर को बैठक का न्योता। जहानाबाद सिविल कोर्ट में एक्साइज 1 जज पर हमला, आरोपी गिरफ्तार। सीरिया में सरकार विरोधी लड़ाके का हलफ पर हमला, 255 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज जुबली हिल्स में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा है कि सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले जरूरतमंद लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने विशेष रूप से विकलांगों, खेतीकर मजदूरों, भूमिहीन व्यक्तियों और स्वच्छता कार्यकर्ताओं को आवास प्रदान करने की बात की। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने आवास निर्माण विभाग को मजबूत करने का निर्णय लिया है और यदि लाभार्थियों अतिरिक्त कमरे बनाना चाहते हैं तो सरकार इस अनुमति देने में संकोच नहीं करेगी। अधिकारियों को पहले चरण में भूमि मालिकों को प्राथमिकता देने और प्रक्रिया को और अधिक प्रभाव बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया है। राज्य के आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने घोषणा की है कि इजराइल ने तेलंगाना में मूसा नदी पुनर्वास परियोजनाओं में तकनीकी टेक्नोलॉजी प्रदान करने पर सहमति जताई है। शुक्रवार को तेलंगाना सचिवालय में इजराइल के राजदूत रिवोन आजाद के साथ हुई बैठक में मंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा में इजराइल के वैश्विक नेतृत्व का सम्मान किया और इन क्षेत्रों में तेलंगाना को लाभ पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री ने रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, एडवांस टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास में इजराइल से सहयोग की अपील की, जिस पर राजदूत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों को 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का अब तक ऐलान नहीं हुआ है, जिससे गठबंधन दलों के बीच मतभेद साफ नजर आ रहा है। इस पर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने महायुति पर निशाना साधा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि इतना अस्पष्ट बहुमत होने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई, जो राज्य के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसका मतलब है कि जनता द्वारा दिया गया बहुमत महायुति के लिए कोई अहमियत नहीं रखता और इससे लोगों में निराशा और चिंता फैल रही है। बाहेर जे काही लोक भेटले त्या सगळ्यांना लेखकच नारायणांची आठवण आली। आज कुणीतरी या दृष्टीनं प्रभावी पाऊल टाकण्याची आवश्यकता आहे, हा लोकांच्या चर्चेचा सूर आहे आणि त्याच्यात जी माहिती कळली तिथं दिल्लीला सुद्धा की बाबा आढावांनी यामध्ये पुढाकार घेतला आणि ते स्वतः महात्मा ज्योतिबा फुलेंशी संबंधित अशा वास्तूमध्ये ते वसलेले आहेत। एक प्रकारचा दिलासा बाबांच्या या उपोषणानं सामान्य लोकांच्यात येतोय असं मला स्वच्छ दिसते। पण याचा अर्थ त्यांनी राष्ट्रीय कर्तव्य, देशाची आवश्यकता म्हणून ही भूमिका घेतली, पण त्यांनी एकट्यानेच ही भूमिका घेणं हे काही पुरेसं नाही। शेवटी एक प्रकारचा जनतेचा उठावच या सगळ्या प्रश्नाच्या संबंधी केला नाही तर संसदीय लोकशाही पद्धती ही उद्ध्वस्त होईल अशी चित्र या ठिकाणी आज दिसते। देशाची सूत्र ज्यांच्या हातात आहेत त्यांना याच्याबद्दलचं काही पडलेलं नाही। इतकी चर्चा सर्व देशात आहे आणि हे माहीत असताना संसदेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न दोन्ही सभागृहामध्ये विरोधी पक्षांनी केला तर त्यांना बोलून द्यायचं नाही। एकदा 6 दिवसाच्या आदेशामध्ये रोज सकाळी 11 वाजता विरोधी पक्ष नेते दोन्ही सभागृहाचे या गोष्टीला आमचं म्हणणं मांडायला आम्हाला संमती द्या, एवढी एक मागणी करतात
की या 6 दिवसात एकदाही मंजूर झाली नाही. एवढं नाही तर ते हौलवान झाली. त्यामुळे एक मिनिट सुद्धा या 6 दिवसात सभागृहात कुठल्याही देशाच्या भ्रष्टाची चर्चा होऊ शकली नाही. याचा अर्थ स्वच्छ आहे की संसदीय लोकशाही पद्धती याच्यावरच हा आघात हा राज्यकर्त्यांचा आहे. आणि याच्यासाठी आता तिथं काय चाललंय इथपर्यंत शिवी ठेवून चालणार नाही. शेवटी लोकांच्यातच जावं लागेल, लोकांना जागृत करावं लागेल. खरं होण्याचं लोक जागृत आहेत, त्याच्यात कोणते उठाव केला पाहिजे. आज त्याची आवश्यकता आहे. हे बाबांच्या महोत्सवातलं स्पष्ट झालेलं आहे. आणि माझी खात्री आहे की याचा परिणाम जो आवश्यक आहे तो आज न उद्या हा देशाचे राहणार नाही. सत्तेचा गैरवापर आणि बऱ्या लोकांना संरक्षण या दोन्ही गोष्टी या ठिकाणी दिसत आहेत. त्याच्यात सखोल मी जाऊ इच्छित नाही, पण आज हे प्रश्न उपस्थित झाले त्याची नोंद आपल्या सगळ्यांना घ्यावी लागेल. राज्यभरात 22 उमेदवारांनी फेरमतमोजणीची मागणी केली साहेब. समाविष्ट आणि पैसे देखील भरले. आले होते 30% मतं मशीन मध्ये देतो असं तुम्ही सांगितलं मगाशी, पण तुमचा विश्वास बसाल नेमकं काय होतं ते मत 30% ऍड करण्यात? असं दिसतंय आता माझ्या हातात त्याचा पुरावा नाही. काही लोकांनी आम्हाला केले की हे या पद्धतीने करणं शक्य आहे, ते केलं नाही. तसेच आमची कमतरता आहे की आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवला नाही. आम्हाला असं वाटतं की निवडणूक आयोग इतक्या चौकाची भूमिका चुकीची घेईल असं आम्हाला वाटलं नाही. त्या संस्थेवर गैरविश्वास आम्ही व्यक्त केला नाही. पण निवडणुकीच्या नंतर याच्यात तथ्याचं ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला जातो. राज्यभरातील 22 उमेदवारांनी फेरमतमोजणीची मागणी केली आणि तसे पैसे देखील भरले. ठीक आहे, फेरफार काय येते ते आपण बघूया. पण मला शंका वाटते त्याचं काही फार पुढे गेलं. साहेब, शेवटच्या 2 तासात ना काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी देखील आरोप केले, शेवटच्या 2 तासात राज्यात 7% वर मतदान झाले. बाळासाहेब थोरात यांनी आकडेवारी सांगितले की शेवटच्या 2 तासात 5.5 लाखापेक्षा अधिक मतदान झाले. असं होऊ शकतं असं तुम्हाला वाटतं? त्याची आकडेवारी जी आलेली आहे शेवटच्या 2 तासाची ती धक्कादायक अशा प्रकारची आहे. बाळासाहेब थोरात जे बोलले ते इतके बाळासाहेब नाही अशी माहिती अनेकांनी दिली, आधारासह दिली. आणि त्याचा विचार हा करावा लागेल. काँग्रेस पक्षाची कार्यकारिणीची बैठक झाली, त्याच्यात या विषयाची काही चर्चा झाली आणि एकत्रित बसून ही जे इंडिया आघाडी हे जे संघटन तयार केलेलं होतं त्यांनी हा विषय घ्यावा अशी चर्चा आहे. माझ्या मते सोमवारी मंगळवारी त्याच्यात काहीतरी लिहिले होईल. साहेब, जे 15% मतं सेट केली गेली असं सांगितलं जातं, खरंच तुम्हाला विश्वास बसते का या गोष्टीवर? आधी बसत नव्हता, पण आता त्याच्यात तथ्य असं पातळी देशात दिसायला लागली. साहेब, एकनाथ शिंदे गृहमंत्री पदावर अडून बसलेले आहेत. गृहमंत्री केलं तरच उपमुख्यमंत्री होणार नाही तर दुसऱ्या सरकार स्थापन होत नाही. त्यांना विचारून गमत असं आहे की इतकं स्पष्ट बहुमत असताना या राज्यात सरकार बनत नाही. आणि आजच वाचलं की आता 5 तारखेला काय होण्याची शक्यता. याचा अर्थ स्वच्छ आहे की लोकांचं मत बहुमत या सगळ्या गोष्टी काही महत्वाच्या नाहीत. जे काही चाललंय ते राज्याला होऊ नये. मुहूर्त नाही सांगितलं साहेब, मुहूर्त नाही म्हणतायत. मुहूर्त नाही. उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद स्थिति अब कुछ शांत हो गई है, लेकिन प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पांडे ने कहा है कि इस अवधि के दौरान बिना संबंधित अधिकारियों की अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति का
या संगठन को संभल के में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। ये निर्णय खास है क्योंकि समाजवादी पार्टी सपा का एक प्रतिमंडल हिंसा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आज संभल जाने वाला था। सपा ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि सरकार पुलिस की मदद से उनके प्रतिनिधियों को संभल जाने से रोक रही है ताकि हिंसा की असली सच्चाई सामने न आ सके। जाना होता तो चुपचाप कहीं चले जाते, हमें तो फिर हमने प्रोग्राम भेजा। अब प्रोग्राम भेजा तो इधर से नहीं, रात को हमको होम सिक्योरिटी ने, संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो नहीं भाई, आप तो 30 तक लगाए थे, अब पहली कहेगी नहीं। फिर वहाँ के डीएम का टेलीफोन आया कि साहब ना आइए, संभल का कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए। तो ठीक है। फिर रात को जब होम सिक्योरिटी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। तो अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते नहीं, हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहां पर पहुंच के। अब देखिए, हम नहीं भड़काते हैं। उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे। तो घर छावनी में आपने अखिलेश यादव को बताया कि आप लोग तब भी जाएंगे अगर जैसे मान लीजिए पार्टी नेतृत्व। देखिए, इनका तरीका ये है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। तो इन्होंने न तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप बने ना आ सकते। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। अभी आप जा रहे पार्टी कार्यालय जाएंगे? हाँ, पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहीं हम लोग आपस में बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए। सर, उसके बाद बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे? अगर बाकी लोग नहीं, बाकी लोग जो है ये तय था कि लोग आएंगे, वो संभल के पास मिलेंगे। अब वो लोग अपना अपना, जब हमारे यहाँ ये है तो उनके यहाँ भी ऐसे पुलिस लगी होगी। हाँ, आखिर सरकार संभल क्यों नहीं जाने देना चाहती? क्या ये आप हमसे क्यों पूछते हो? सरकार से पूछो ना, सर आपके यहाँ के अधिकारियों से पूछो संभल क्यों नहीं जाने देना चाहते। देखिए, ये मैसेज देते रहते, लिखित तो कुछ देते नहीं है, खाली टेलीफोन से बात करते हैं। अब इन लोगों से बात कर लेने दो। अब उसके बाद सर मैसेज आपको कोई, लेकिन मैसेज तो भेजा, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे शांति व्यवस्था की वजह नहीं, लेकिन हमको कुछ ये सब हमको एक नोटिस देनी चाहिए नियमानुसार कि साहब हमारे यहाँ ये स्थिति, आप नहीं जा सकते। तो लिखित नोटिस तो कुछ दिया नहीं इन्होंने, केवल पुलिस लगा दी। इनको लिखित नोटिस देना चाहिए। पहले 3 दिन के लिए आपको एक जो सांसद का प्रतिनिधि मंडल है वो दिल्ली से संभल के लिए जा रहा है। तो जैसे कि सभी को पता है कि संभल में किसी भी लोगों को आने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है वहाँ के डीएम के द्वारा। तो उसी के चलते यहाँ पे जो 3 सांसद जा रहे थे उस तरफ, उनको यहाँ पे रोका गया और उनको समझा के और उनको ये निषेधाज्ञा बता के अभी यहाँ पे रोका हुआ है और थोड़ी देर में उनको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा दिल्ली की तरफ। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे द्वारा लगाए गए धांधली के आरोप को खारिज कर दिया है। 30 नवंबर 2024 को जारी अपने जवाबी पत्र में आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान पोलिंग एजेंटों की मतदान प्रतिशत और मतदाताओं की संख्या के बारे में लगातार जानकारी दी जाती रही है। आयोग ने यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस के पास और कोई शिकायत या जानकारी है तो उन्हें विस्तार से सुनाया जाएगा। इस संदर्भ में 3 दिसंबर को कांग्रेस प्रतिमंडल को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस ने विशेष रूप से शाम 5 बजे से रात 11:30 तक मतदान प्रतिशत में वृद्धि पर सवाल उठाए थे, जिस पर आयोग ने कहा है कि सभी डेटा चरणबद्ध तरीके से अपडेट किए गए थे और इस प्रक्रिया में कोई चूक नहीं हुई है। जहानाबाद सिविल कोर्ट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति ने एक्साइज 1 जज पुष्पम कुमार झा पर कोर्ट में घुसकर पथराव किया। यह घटना शुक्रवार शाम को हुई है जब न्यायाधीश अपने सत्र में मामले की सुनवाई कर रहे थे। अचानक हुए इस हमले से कोर्ट में मौजूदा लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी को काबू कर लिया है और उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। सौभाग्य के जज को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई है। हाँ, लेकिन पत्थर के एक टुकड़े से उनके हाथ में हल्की चोट आई है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस पर फिलिस्तीनी राज्य के लिए अपनी पूर्ण समर्थन को दोहराया है। अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक संदेश में उन्होंने कहा है कि मैं फिलिस्तीनी लोगों को उनके उचित अधिकारों, स्वतंत्रता और स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए उनके संघर्ष में अपना पूरा समर्थन देता हूं। अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा है कि फिलिस्तीनियों का मुद्दा हमेशा एक बड़ा मानवीय मुद्दा रहेगा और यह उन सभी का मुद्दा है जो न्याय और शांति में विश्वास रखते हैं। सीरिया में सरकार विरोधी लड़ाके ने हलप शहर तक पहुंच प्राप्त कर ली है और सीरियाई सरकारी बलों को पीछे धकेलने का प्रयास किया है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार स्थानीय लड़ाके और उनके तुर्की सहयोगियों लड़ाके ने हलप पर तेजी से हमला किया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक यह वर्षों में हुई सबसे घातक लड़ाई थी, जिसमें 255 लोग मारे गए। मृतकों में अधिकतर लड़ाके थे, लेकिन 24 नागरिक भी शामिल है, जिसमें से ज्यादातर रूस द्वारा किए गए हवाई हमले में मारे गए हैं। आखिर में हेडलाइंस फिर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान, सरकार की पहली प्राथमिकता जरूरतमंदों को किफायती आवास उपलब्ध कराना। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का फैसला 8 दिन बाद भी न होने पर शरद पवार ने महायुति की आलोचना की। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया। कांग्रेस को 3 दिसंबर को बैठक का न्योता। जहानाबाद सिविल कोर्ट में एक्साइज 1 जज पर हमला, आरोपी गिरफ्तार। सीरिया में सरकार विरोधी लड़ाके का हलप पर हमला, 255 लोगों की मौत। 1TV हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।